हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल्यन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी जीएसटी से रिलेटेड। क्या बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी कि भाई जीएसटी ऑथराइज कहाँ से हुआ है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुपीरियर बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविज़न होगा तो आप जीएसटी एक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो मीन्स एक्ट ओवरराइड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होनी चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। और ऐसा जीएसटी के केस में हुआ भी है। तो जीएसटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू जीएसटी में अथॉरिटी मिली आपको, राइट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, सोर्सेज ऑफ लॉ, कि जीएसटी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस भी आएंगे बीच बीच में, रूल्स भी आएंगे, सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस भी आएंगे, ठीक है, केस लॉज भी आएंगे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम एक्ट। तो आज हम लोग जीएसटी फुल फ्लैज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जीएसटी एक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम अथॉरिटी तो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 आपसे क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स कैन बी लेवीड बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 265 में क्या बात लिखी हुई है कि आप कोई टैक्स लगा ही नहीं सकते जब तक कि उससे रिलेटेड कोई कानून ना हो, कोई लॉ ना हो, तो अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो। मीन्स कह सकते हैं जब तक कोई एक्ट ना हो। और आर्टिकल 246 क्या बोलता है? इट गिव्स अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो इन शॉर्ट बात क्या हुई, आर्टिकल 265 तो क्या कह रहा है, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी। तो जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 246 क्या कह रहा है, वो आपको अथॉरिटी दे रहा है। किस चीज़ की अथॉरिटी दे रहा है? अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो इन दोनों का अगर मैं कंबाइंड स्टडी करूं तो नेट इफेक्ट क्या निकलता है कि भाई पहले लॉ बना लो और फिर टैक्स लेना शुरू कर दो। ये तो मतलब हुआ ना। तो आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग पहले लॉ बना लो और फिर उस लॉ के अकॉर्डिंग आप टैक्स लेना शुरू कर दो। और इसीलिए जो आर्टिकल 246 है ना भाई, इसने क्या किया, लॉ मेकिंग पावर्स को ना, आर्टिकल 246 ने क्या किया, एलएमपी मतलब लॉ मेकिंग पावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 लिस्ट बना दी। सबसे पहली लिस्ट देखो, यूनियन लिस्ट कहलाती है। इसमें जितनी भी आइटम्स हैं ना, उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो देखो लिखा भी है, एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया, और पार्ट ऑफ इंडिया भी लगा सकते हैं। जनरली तो होल ऑफ इंडिया के लिए होता है, बट चाहे तो पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, राइट। और अराउंड 97 आइटम्स यहाँ स्पेसिफाइड हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो 97 आइटम्स यहाँ स्पेसिफाइड हैं लिस्ट 1 में, दैट इज़ यूनियन लिस्ट में, जिनको हम लोग एंट्रीज बोलते हैं। तो लाइक एंट्री नंबर 82 किसकी बात करता है? ये बात करता है, ये क्या लिखा है एंट्री नंबर 82 में, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकती है किस चीज़ पे, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम पे, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम पे, राइट। इसी तरह से एंट्री नंबर 83 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कस्टम से रिलेटेड लॉज, है ना, कस्टम लॉज के लिए ऑथराइजेशन दिया हुआ है इसमें, कस्टम ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रीज है, 97 एंट्रीज हैं। 97 जो रेजिडोरी आइटम्स के लिए होता था, 97 किसके लिए होता है, ये रेजिडोरी आइटम्स के लिए, जिसको यूज़ किया गया था सर्विस टैक्स के लिए। किसके लिए यूज़ किया था? सर्विस टैक्स के लिए। बट आज की डेट में सर्विस टैक्स नहीं है ना, ख़त्म हो गया जब से जीएसटी आया, ठीक है। तो मीन्स यूनियन लिस्ट में जितने भी पावर्स हैं उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मीन्स ऑल ओवर इंडिया सेम प्रोविज़न होंगे, स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, 97 आइटम्स स्पेसिफाइड हैं, जिसमें से मैंने आइटम नंबर 82, 83 आपको बताया, लाइक यूनिफॉर्मिटी इन लॉ तो होगा ही होगा। और इस यूनियन लिस्ट के ना नो टैक्सेस मर्ज हो गए किस में, जीएसटी में,
ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के 9 टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में। सेकंड लिस्ट क्या होती है भाई? सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। सेकंड लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट। तो इसमें जितने भी पावर्स स्पेसिफाइड हैं उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी लॉ वो होल ऑफ द स्टेट के लिए भी हो सकता है या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए भी हो सकता है। और ये जो लॉ है इट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, ठीक है ना, और हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, तो प्रोविजंस भी वेरिएबल होंगे। और इसके स्टेट लिस्ट के 8 टैक्सेस मर्ज हो गए किसमें? जीएसटी में। तो देखो 9 टैक्सेस यूनियन लिस्ट के मर्ज हुए, ठीक है ना, 9 टैक्सेस तो किसके मर्ज हो गए? यूनियन लिस्ट के, प्लस 8 टैक्सेस किसके मर्ज हो गए? स्टेट लिस्ट के। तो एक तरह से कितने टैक्सेस खत्म हो गए? 17 टैक्सेस खत्म हो गए जिनसे जीएसटी आया। तो 17 टैक्सेस खत्म होकर क्या आया? जीएसटी आया। और थर्ड लिस्ट क्या होती है भाई? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, बोथ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों के पास पावर है टू फ्रेम लॉ बनाने की। तो इसमें किस तरह की चीज़ें हैं? एनिमल राइट्स से रिलेटेड कुछ बातें, प्रोटेक्शन टू एनिमल्स, टैक्सेस वगैरह यहाँ नहीं है, नो टैक्सेस कवर्ड। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्सेस कवर अप नहीं होते, ठीक है। तो देखो नीचे मैंने नोट में ये बात लिखी भी है, टैक्सेस जितने भी हैं दैट इज गवर्न बाय आइदर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। टैक्सेस आर नॉट गवर्न बाय कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आर्टिकल 246 जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था, आर्टिकल 246 आपको क्या देता था? अथॉरिटी। किस चीज़ की? अथॉरिटी टू मेक लॉ बनाने की अथॉरिटी देता था वो आपको, ठीक। बट आर्टिकल 246 में जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 46 डज नॉट कंटेन एनी प्रोविज़न रिगार्डिंग जीएसटी। तो इसलिए नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज आर्टिकल नंबर 246A, ठीक है। और इस आर्टिकल 246 में स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं रिगार्डिंग जीएसटी। तो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना पड़ा। आर्टिकल 246 के बाद एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, दैट इज आर्टिकल 246A। और ये 246 से बोलता क्या है आपको, इसकी भी बात कर लेते हैं जी लोग। आर्टिकल 246A हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एज अंडर। तो आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 1 क्या कहता है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 2 पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका, ये ओवरराइड कर रहा है। किस पे ओवरराइड कर रहा है? आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 1 पे। डन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 246A सब आर्टिकल 2, फिर हम किस पे आएंगे? तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं 246A सब आर्टिकल 2, फिर हम किस पे आएंगे? 246A सब आर्टिकल 1 पे। डन। चलो जी, तो 246A सब आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये कहता है देखो, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। समझ रहे हैं बात? तो इन शॉर्ट अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो वो कह रहा है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, सीधी सी बात है। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाह रहा है अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो लॉ बनाने का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए। और 246A सब आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इसमें कहता है पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 2। देखो पहले लिखा है सब्जेक्ट टू क्लोज 2, इसका मतलब कि क्लोज 2 ओवरराइड कर रहा है ना, जो भी हमने पढ़ा ओवरराइड कर रहा है वो। इट मीन्स अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुई फिर तो 246A क्लोज 2 अप्लाई होगा, बात खत्म हो गई। और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है तो फिर क्या चलेगा? 246A क्लोज 1 चलेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है वो? एक तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट,
तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। तो देखो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए तो ये हो गया था, तो ये किसकी बात कर रहा होगा फिर? लोकल सप्लाई की। तो लोकल सप्लाई के केस में किसके पास पावर है? कहता है पार्लियामेंट के पास भी है प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। इट मीन सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों साथ साथ चलेंगे यहाँ। तो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर लोकल सेल करोगे तो लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाएंगे। तो ये बात हुई है सिंपल। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A, ये भी न्यूली इंसर्टेड है। ये क्या कहता है देखो, आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A क्या कहता है? जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस के लिए डिफरेंट इंसिडेंसेस होती थी कि लाइक अगर इनकम हुई है तो इनकम टैक्स दो, लोकल सेल किया तो वैट लगेगा, इंटर स्टेट सेल किया तो सीएसटी लगेगा, एक्सपोर्ट सेल किया तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो टैक्सेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता था? टैक्स इंसिडेंसेस होती थी। बट सबको मिक्स करके, सबको मर्ज करके आज की डेट में डिफरेंट इंसिडेंसेस के बदले सिर्फ एक कॉमन वर्ड यूज़ किया, दैट इज सप्लाई। तो जब भी सप्लाई होगी किस चीज़ की? गुड्स की या सर्विसेज की, तो जीएसटी लगेगा। अब सप्लाई इज़ ए वाइडर टर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे फुल डिटेल में। तो स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे सेक्शन 7 में। वो कहेगा सप्लाई में सेल भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, बार्टर भी होता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो सप्लाई इज़ अ वेरी वाइडर टर्म। चलो, तो जीएसटी इज़ अ टैक्स विच इज़ लेविड ऑन सप्लाई। किस चीज़ की सप्लाई? गुड्स या सर्विसेज की, या फिर दोनों की। तो जैसे मान लो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज की। तो मेन तो हमारा क्या है? सर्विसेज है। वो अलग बात है, स्टडी मटेरियल की कॉस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, बट काउंट किस में होता है? वो सर्विसेज में। तो क्या कहता है? जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। तो ये एल्कोहलिक लिकर को अच्छे से याद रखना भाई, भूलना नहीं। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है, उसको आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A से ही बाहर रखा है। तो जो एल्कोहलिक लिकर है वो आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर स्टेट एक्साइज एंड वैट लगता है। देखो ऐसा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया ने ना डुअल जीएसटी, डुअल मॉडल फॉलो किया है। और डुअल मॉडल का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कंसेंट से बना है जीएसटी। तो अभी जैसे अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन लिस्ट के तो 9 टैक्सेस मर्ज हुए और स्टेट लिस्ट के 8 टैक्सेस मर्ज हुए, ये 17 टैक्सेस मर्ज होके तब जीएसटी बना। तो जो स्टेट लिस्ट के 8 टैक्सेस मर्ज हो गए ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो नियर अबाउट इन्होंने सारी टैक्सेस ले लिए। स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन हुआ, कहते हैं भाई हमारे पास क्या बचेगा, हमें तो लॉसेज होगा, फिर हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपनी कंसेंट दी है वो इस कंडीशन पे दी है कि एक तो एल्कोहलिक लिकर हमारे पास रहेगा, इट मीन्स एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगेगा। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा एक अमेंडमेंट एक्ट लाके, अब एक बार बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो अथॉरिटी देते हैं कि भैया एल्कोहलिक लिकर पे भी जीएसटी लग सकता है, बट जीएसटी से बाहर कर दें सिर्फ, तो छोटा सा एक अमेंडमेंट एक्ट लाके फिर से जीएसटी लगा देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ का डर था, तो उन्होंने क्या कहा कि एल्कोहलिक लिकर को तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर करो आप। तो अगर एल्कोहलिक लिकर पे आपको जीएसटी लगाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना आसान नहीं है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एल्कोहलिक लिकर पे तो जीएसटी ना तो अभी है और ना कभी लगेगा, और लगाना भी है ना तो भैया क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने 2 ही कंडीशन लगाई थी, एक तो एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर करो, और दूसरा अगर कुछ हमें लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ इसके बाद भी तो आप कंपनसेट करेंगे। कौन कंपनसेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12 क्या कह रहा है देखो, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। तो एल्कोहलिक लिकर को छोड़ दिया।
बिकॉज ऑफ स्टेट एक्साइज एंड वैट, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे आज भी क्या लगेगा, स्टेट एक्साइज एंड वैट। और नीचे नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, पेट्रोल इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A। तो पेट्रोल तो कवर अप होता है आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A में, बट अल्कोहलिक लिकर नहीं होती। इसका मतलब पेट्रोल पे जीएसटी लग सकता है फ्यूचर में जब भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा, बट अल्कोहलिक लिकर तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर है। तो लिखा भी देखो सेकंड पॉइंट में, अल्कोहलिक लिकर इज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जीएसटी बिकॉज ऑफ टू कंडीशंस इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि अल्कोहलिक लिकर विल रिमेन आउट ऑफ जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कंसेंट इसी कंडीशन पे दी थी। और नंबर 2, अगर कुछ भी लॉस ऑफ रेवेन्यू हमें हुआ, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो कौन कंपनसेट करेगा, विल बी कंपनसेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बार बताओ यार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देगी नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या गया, उन्होंने भी एक नया एक्ट बना दिया, अलग से एक नया एक्ट पास कर दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया, कंपनसेशन सेस लगा दिया एक्स्ट्रा पब्लिक पे। तो इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस कर दिया, इज इंट्रोड्यूस थ्रू दिस एक्ट विच विल बी यूज्ड फॉर स्टेट कंपनसेशन। तो इट मीन्स इस कंपनसेशन सेस से जितना भी कलेक्शन होगा, गवर्नमेंट इस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, कंपनसेट करने के लिए। किसको कंपनसेट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर कोई लॉस नहीं हुआ स्टेट गवर्नमेंट को, इफ नो लॉस देन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वली इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लॉस हुआ तो कंपनसेट कर देंगे, वरना आपस में बांट लेंगे। और ये जो कंपनसेशन सेस है ना भाई, इट कैन बी 3% टू 290%। बताओ कितना हैवी सेस है, 3% से लेके 290% तक हो सकता है। तो मिनिमम 3% है और मैक्सिमम 290% है। और सिगरेट की अगर बात करोगे ना, देखो 28% तो जीएसटी लगता है, टोबैको आइटम्स है, और साथ में 290% सेस लगता है। बताओ सेस कितना हैवी लगा दिया। तभी तो 2-3 रुपए की सिगरेट आपकी 10-15 रुपए की सिगरेट बिकती है वो। डन। और पान मसाला पे कितना है जी सेस, या टोबैको आइटम्स पे, इट इज़ 204%, और सिगरेट पे 290% है सेस। तो ये सेस लगाने का पर्पज ही क्या है, सेस का नाम क्या है, यहाँ इनकम टैक्स वाला सेस मत लिख देना। यहाँ इनकम टैक्स वाला कौन सा सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कौन सा सेस है, कंपनसेशन सेस। तो टैक्स और सेस में डिफरेंस क्या होता है, टैक्स और सेस में डिफरेंस ही यही होता है कि टैक्स का पर्पज स्पेसिफाइड नहीं होता कि गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, है ना, पब्लिक पर्पज के लिए खर्च करेगी, ये बात क्लियर है। बट किस पब्लिक पर्पज के लिए कितना खर्च करेगी ये क्लियर नहीं होता। और सेस के साथ पर्पज हमेशा स्पेसिफाइड होता है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसे कि इनकम टैक्स में होता है, गवर्नमेंट को जितना भी कलेक्शन होगा उस 4% के थ्रू गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, हेल्थ और एजुकेशन पे। और ये कंपनसेशन सेस है, तो इसका पर्पज क्या हुआ कि गवर्नमेंट इसको कंपनसेशन सेस को कहाँ खर्च करेगी, कंपनसेट करने के लिए। किसको कंपनसेट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है बात, ठीक है जी। तो ये बात की हम लोगों ने कंपनसेशन सेस की। अब देखो हम लोग जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, इसको मैं इसलिए स्ट्राइक आउट कर रहा हूँ। ये लोग अभी हम एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो जीएसटी होता है ना भाई, इसके 3 मॉडल हैं। एक होता है नेशनल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है डुअल जीएसटी। ठीक है, 3 मॉडल होते हैं इसके। कुछ कंट्रीज में नेशनल जीएसटी चलता है, कुछ में स्टेट है, कुछ में डुअल है। तो नेशनल जीएसटी क्या होता है, देखो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर अमंग्स मोस्ट ऑफ द नेशंस। तो मोस्ट ऑफ द नेशंस क्या फॉलो कर रहे हैं, नेशनल जीएसटी। इट इज़ अ सिंगल टैक्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, सिंगल टैक्स होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। दिस इज कॉल्ड नेशनल जीएसटी। तो नेशनल लेवल पे सिंगल टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। तो कंट्रीज़ लाइक जापान, चाइना, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कौन सा जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, नेशनल जीएसटी। डन। दूसरा जीएसटी होता है स्टेट जीएसटी। इस केस में क्या होता है, स्टेट्स आर टोटल ऑटोनोमस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो इंटरफेरेंस। तो मीन्स स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और क्या कहा, देखो यूएसए इज़ द ओनली कंट्री वेयर स्टेट जीएसटी इज इन फोर्स।
तो स्टेट जीएसटी सिर्फ कहाँ है, यूएस में है। ठीक है, सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जहाँ कौन सा जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है। ठीक, और जो थर्ड मॉडल है ना डुअल जीएसटी, इसका क्या मतलब है जी? डुअल जीएसटी में क्या होता है, यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट्स बोथ हैव पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर है। इंडिया ने यही मॉडल फॉलो किया, कौन से वाला, डुअल। तो मीन्स सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स भी होगा। इंडिया चूज द कनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी वेयर लेवी बाय सेंट्रल एंड स्टेट इज साइमल्टेनियस। दोनों के पास इक्वल राइट्स दिए हैं, दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर्स हैं, राइट। ठीक है, तो इंडिया ने कौन से वाला जीएसटी अडॉप्ट किया, डुअल जीएसटी। अब जीएसटी से रिलेटेड ही देखो कुछ और चीज़ें बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइटल क्या है जीएसटी का, एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक अप्लाई होगा, कैसे कैसे आया ये जीएसटी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 देखो, सबसे पहली बात नेशनल जीएसटी का जो आइडिया है दैट वाज मोटेड बाय कॉलकर टास्क फोर्स इन 2004। ठीक है, तो 2004 में इन्होंने मोट किया था इसको नेशनल जीएसटी, और इस टास्क फोर्स ने स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया था कि भाई जीएसटी लगाना चाहिए, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना चाहिए और नेशनल बेसिस पे लगाना चाहिए। तो इन्होंने डुअल की बात नहीं की थी, नेशनल बेसिस की, नेशनल जीएसटी की बात की थी। सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना भाई पी चिदम्बरम, जब ये अपनी बजट स्पीच दे रहे थे ना 2007-8 की, तब इन्होंने अनाउंस किया था क्या कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी आएगा। भाई अनाउंस तो किया था इन्होंने कि भाई इस डेट से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट उसके बाद भी जीएसटी मिस्ड सेवरल डेडलाइंस। तो मीन्स 1 अप्रैल 2010 के बाद भी क्या चलता रहा, आएगा जीएसटी आएगा आएगा, तो सेवरल डेडलाइंस मिस हुई हैं। ठीक, और इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ, ये तो नेशनली बात की हमने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली बात करूँ तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रांस में 1954 में। ठीक है, तो सबसे पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रांस में 1954 में। और अब ये नॉट नहीं है, नाउ है, नाउ एंड नाउ मोर देन 160 कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो अब तो 160 कंट्रीज ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। ठीक है, 4th पॉइंट में देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीएसटी आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर थी नहीं जीएसटी इम्पोज करने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया 122, ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखो बिल तो था 122, बट जब ये पास होके बना ना, तो एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा बना, 101। बिल कौन सा था, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट बिल 122 था, बट पास होने के बाद एक्ट कौन सा बना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट बना। और ये किस डेट को नोटिफाई हुआ, फिर 8 सितंबर 2016 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 101 और किस डेट से नोटिफाई हो गया, 8 सितंबर 2016 से। और इसी ने जीएसटी के रास्ते खोले हैं, है ना, इसी ने जीएसटी के रास्ते खोले हैं, लिखा भी है देखो, पेव्ड द वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब ये जो जीएसटी इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड, है ना। तो अपॉइंटेड डेट क्या थी इनकी, और ये जो एक्ट है ना, ये पास होने के बाद क्या कहलाएगा, द एक्ट में बी कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सीजीएसटी एक्ट 2017 किस डेट से इफेक्टिव हुआ, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 जुलाई से अप्लाई कर दिया था इसको होल ऑफ इंडिया पे, छोड़ के किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। और जम्मू एंड कश्मीर पे कब से अप्लाई किया, 8 जुलाई 2020 से। तो 8 जुलाई 2020 से तो भैया जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई कर दिया इन्होंने, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। इंडिया इज द समेशन ऑफ 3 कैटेगरीज। तो इंडिया मतलब कहते हैं जी 29 तो स्टेट्स हैं,
फिर 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं विद लेजिस्लेचर, मतलब हैविंग ओन स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें कौन कौन सी आएंगी, एक तो दिल्ली, एक पुडुचेरी, ठीक है। तो 29 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो हैविंग ओन स्टेट गवर्नमेंट है, हैविंग ओन स्टेट लेजिस्लेचर है, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी, और बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वो विदाउट लेजिस्लेचर है। तो टोटल मिला के 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 2 को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया। और ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, देखो मैंने यहाँ लिखी भी है 5 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। और इसके अलग जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी, दे आर हैविंग ओन स्टेट गवर्नमेंट, हैविंग ओन स्टेट लेजिस्लेचर। डन। तो इन 2 को हम अलग से ट्रीट करते हैं, दिल्ली को और पुडुचेरी को। नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस, मतलब कितने एक्ट बने जीएसटी के लिए। देखो टोटल एक्ट बने 35 एक्ट बने जाके, तब ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। कैसे बने 35 एक्ट? नंबर 1, एक तो सीजीएसटी एक्ट हो गया भाई, 31 एसजीएसटी एक्ट हो गए। कैसे? 29 तो स्टेट हैं, और जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं ना हैविंग ओन स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनके लिए भी एसजीएसटी एक्ट पास हुआ, दिल्ली एंड पुडुचेरी। और भाई एक यूटीजीएसटी पास हुआ 5 यूनियन टेरिटरी के लिए, एक आईजीएसटी एक्ट बना, और एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बना। इस स्टेट को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी एक्ट पास हुआ है, कंपनसेशन एक्ट, इनिशियली 5 साल के लिए। तो एक तरह से 35 एक्ट बने जाके, तब ये जीएसटी आया। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें, देखो तो क्या कहना चाहता है ये, कहते जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल टैक्सेस अबव इज अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी विल नॉट बी पॉसिबल। मीन्स आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है। मीन्स ठीक है जी, तो आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है कि आईटीसी को यूटिलाइज कैसे कैसे करना है। ठीक है जी, तो अभी हम लोग इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में बाद में डिस्कस भी करेंगे आईटीसी यूटिलाइजेशन। यही तो मेन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पूरे जीएसटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो देखो वो क्या कहना चाहता है यहाँ आईटीसी यूटिलाइजेशन के लिए, जब भी आप कुछ गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज करने के टाइम पे आप जीएसटी दे के आए होंगे। तो जो परचेज करने के टाइम पे आप जीएसटी दे के आए थे, वो सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, यूटीजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात? अब गुड्स खरीदा था तो आप ये सब टैक्सेस दे के आए। अब जब आप इस गुड्स को बेचोगे, सेल करोगे, तो कस्टमर से फिर से जीएसटी लोगे आप। तो जब कस्टमर से जीएसटी लोगे तो डिपेंड करेगा, वो भी सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं ना, यूटीजीएसटी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यूटीजीएसटी। और भाई आईजीएसटी भी हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं फिर से। डन। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो परचेज के टाइम पे आपने सीजीएसटी दिया था ना, जब सेल के टाइम पे आप कलेक्ट करोगे, तो ये परचेज के टाइम पे जो आपने दिया था ये एडजस्ट कर देना, ये माइनस कर लेना, ये लेस कर लेना। दिस इज कॉल्ड आईटीसी यूटिलाइजेशन। बात समझ रहे हो मेरी? ऐसे ही जब सेल करोगे गुड्स को, तो आपने कस्टमर से एसजीएसटी लिया होगा, ये आपने रिसीव किया होगा, ये आपने ऑलरेडी पे कर रखा है ना, ये ऑलरेडी पे कर रखा है। तो आप क्या करो, जितना रिसीव किया था उसमें से पेड माइनस कर दो, बैलेंस जमा करा देना। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जी लो इसका एक। मान लो ये कोई दिल्ली का डीलर है, ये भी दिल्ली का डीलर है, इन्होंने इसको गुड्स बेचा भाई। ठीक, अभी जो दिल्ली वाला डीलर है ना, जब इसने गुड्स खरीदा तो परचेज के टाइम पे मान लो 100 रुपये का गुड्स खरीदा, 9 रुपये ये सीजीएसटी दे के आया होगा, या ऐसे कर देता हूँ अलग अलग। तो जब इसने गुड्स खरीदा भाई, गुड्स के पैसे दे के आया मान लो 100 रुपये,
साथ में CGST दिया होगा, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली आया ना गुड्स, तो 9% मान लो तो 9 रुपये आ गया। फिर SGST भी दे के आया होगा 9%, मान लो 9 रुपये ये दे के आया। अब जब ये गुड्स बेच रहा है ना, ये सेल कर रहा है किसी और थर्ड डीलर को, और वो डीलर भी भाई दिल्ली का ही है मान लो, तो इसने गुड्स बेचा कितने का, 200 रुपये का मान लो, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो 200 रुपये तो गुड्स की वैल्यू हो गई ना वो इसकी, ठीक है। तो ये 200 रुपये का गुड्स बेच रहा है जी लो। साथ में इसने CGST कितना ले लिया कस्टमर से, तो 200 का 9% मतलब 18 रुपये। ऐसी SGST कितना ले लिया होगा इसने कस्टमर से, 18 रुपये। तो वो ये कहना चाह रहा है, जब आपने कस्टमर से 18 रुपये लिए तो GST डिपार्टमेंट आपके पास पहुंच गया, लाओ भाई 18 रुपये दो हमारे। आपने कस्टमर से CGST लिया, तो आप क्या कहोगे, सर मैंने देखो ये 9 रुपये पीछे दिए भी तो थे, तो 18 में से 9 माइनस करना, गवर्नमेंट को कितने जमा कराना, 9 रुपये जमा कराना CGST के नाम से। ऐसे ही आपने SGST कितना कलेक्ट किया गवर्नमेंट उससे, कस्टमर से 18 रुपये, और पीछे वाले डीलर को कितना दे रखा है आपने SGST 9 रुपये, तो ये 9 रुपये यहाँ माइनस करना, फिर से बैलेंस कितना बचेगा 9 रुपये। तो मीन्स गवर्नमेंट को आप क्या दोगे, CGST भी दोगे 9 रुपये और SGST भी कितना दोगे 9 रुपये, तो 9 + 9 18 रुपये दोगे, ये मतलब है। तो मीन्स आउटपुट में से इनपुट माइनस कर रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका इनपुट GST। कौन सा टैक्स कहलाएगा, इनपुट GST। और सेल के टाइम पे ये कौन सा कहलाएगा, आउटपुट GST। गवर्नमेंट को कितना देना है, कहता है आउटपुट में से, आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस करोगे तो बैलेंस जमा करा देना गवर्नमेंट को। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट GST मतलब कितना आपने कस्टमर से लिया था, कितना आपने कस्टमर से लिया था उसमें से माइनस कर लेना। इनपुट GST मतलब कितना पिछले वाले डीलर को दिया था, तो सिंपल सी बात है, लिया था माइनस दिया था इज इक्वल टू बैलेंस जमा करा दो आप गवर्नमेंट। बात क्लियर है जी, डन, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ ITC यूटिलाइजेशन की। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ा सा अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी ITC फुल डिटेल में पूरा चैप्टर है इस पर। तो मीन्स CGST पे करने के लिए आप CGST यूज़ कर सकते हैं, SGST पे करने के लिए आप SGST यूज़ कर सकते हैं, UTGST पे करने के लिए आप UTGST यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से IGST पे करने के लिए आप IGST यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। बट क्रॉस यूटिलाइजेशन अवेलेबल नहीं है कि लाइक CGST पे करने के लिए आप SGST यूज़ कर लें, ये नॉट अलाउड है, या SGST पे करने के लिए CGST यूज़ कर लें, ये नॉट अलाउड है। समझ रहे हो बात। ऐसी IGST पे करने के लिए CGST यूज़ कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। ऐसे ही IGST पे करने के लिए SGST यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही CGST पे करने के लिए IGST यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, SGST भी यूज़ कर सकते हैं। समझ गए ना। तो इट मीन सिंपल सी बात है भैया, एक चीज़ का याद रखना, CGST से CGST पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। CGST से IGST पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। CGST से SGST पे कर सकते हैं, नहीं वो नहीं कर सकते, सेंट्रल और स्टेट का आपस में झगड़ा है बस। SGST से SGST पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है जी। SGST से IGST पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। SGST से CGST पे कर सकते हैं, कहते हैं नहीं ये पे नहीं कर सकते, सेंट्रल और स्टेट का आपस में झगड़ा है। ऐसे ये लो जी IGST की बात करें तो IGST से IGST पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। CGST पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। SGST पे कर सकते हैं, या UTGST पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है। ये चीज़ें हैं ITC यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है जी। यहाँ तक बात ITC यूटिलाइजेशन समझ में आया कुछ, ठीक है। चलो चलते हैं जी वापस बुक पे। कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग, पॉइंट नंबर 10। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल टैक्सेस इज अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST विल नॉट बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर है, उसको ITC मिला हुआ है SGST का, SGST उसने पे किया है इनवर्ट सप्लाई पे, मतलब गुड्स खरीदा हुआ है। इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज, तो परचेज के टाइम पे वो क्या दे के आया, मान लो SGST दे के आया,
तो क्या उस SGST से आप CGST पे कर सकते हैं? नहीं, बट IGST पे कर सकते हैं। तो क्या कहा इसने, परचेज के टाइम पे SGST दे के आए थे आप, तो क्या आप उसको CGST के लिए यूज़ कर सकते हैं? कहते हैं नहीं। IGST के लिए, हाँ उसके लिए कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ भी बताया अभी आपको। सिमिलरली ITC ऑन CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज टू पे SGST। तो मान लो इस बार आप क्या दे के आए थे, CGST, आपके पास CGST पड़ा हुआ है जी परचेज के टाइम का, और आपको पे क्या करना है, SGST। तो पे कर सकते हैं इससे? कहते हैं नहीं, बट IGST पे करना हो तो वो कर सकते हैं, राइट। तो यहीं लिखा भी है देखो, बट देयर आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ IGST। क्रेडिट ऑफ IGST कैन बी यूज टू पे। तो कहते हैं IGST का जो क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है उससे आप IGST भी पे कर सकते हैं, CGST भी, SGST भी, UTGST भी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, CGST वर्सेस SGST में। तो CGST SGST के लिए नहीं है और SGST CGST के लिए नहीं है, बाकी तो चलेगा। 10 GST इज अंडर अ ड्यूअल टैक्स अथॉरिटी। तो GST क्या है, एक ड्यूअल टैक्स अथॉरिटी है। एज सेंट्रल विल लेवी एंड एडमिनिस्टर CGST एंड IGST, while respective states या यूनियन टेरेटरीज will levy and administer SGST and UTGST। समझ गए? तो क्या कहना चाहता है, CGST और IGST कौन लेवी और एडमिनिस्टर करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। और SGST और UTGST कौन लेवी एंड एडमिनिस्टर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया ने कौन सा टैक्स या कौन सा मॉडल फॉलो किया है, डुअल GST। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 10 तक रखते हैं हम लोग आज। हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं अभी, ठीक है, धीरे धीरे GST की तरफ बढ़ रहे हैं। डन, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।